हाँ जी बेटा। सो अभी हम बात कर रहे हैं क्रैंकिंग शेल मॉडल के बारे में। सो क्रैंकिंग शेल मॉडल जो है, बिकॉज हमने निल्सन पोटेंशियल पहले ही डिस्कस कर रखा है। निल्सन डिफाउंड पोटेंशियल में आपके पास जो थर्ड एक्सिस है, दीज आर दी बॉडी फिक्स्ड फ्रेम। उसमें जो थर्ड एक्सिस होती है वो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बिकॉज अगर आप इसके इस एक्सिस के अराउंड अगर आप रोटेशन कंडक्ट करवाएंगे किसी टाइप की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा, बिकॉज ये आपकी सिमेट्री एक्सिस है। जो अगर आपकी स्फीयर है तो स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप स्फीयर को रोटेट करेंगे तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा, बिकॉज उसकी पर्टिकुलर एक्सिस आप डिफाइन नहीं कर सकते, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व नहीं रहेगा यहाँ पे, बिकॉज ये थर्ड जो है आपकी सिमेट्री एक्सिस है। तो इसलिए हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज हमने ओमेगा एक्स को ओमेगा वाई के बराबर माना हुआ है, एंड ओमेगा जेड जो है इट इज डिफरेंट, तो इस वजह से हमारे पास एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है निल्सन पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो टाउ वन है इट इज इक्वल टू टाउ टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस जो है वो दोनों इक्वल है, एंड जो थर्ड एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो जीरो है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द क्रैंकिंग हैमिल्टोनियन, आपका हैमिल्टोनियन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपके पास डिफॉर्म्ड बॉडी है जिसके रिगार्डिंग हमने पहले भी काम किया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं एच कैप निल्सन। ये आपका ऑपरेटर है बेटा, ये आपका निल्सन हैमिल्टोनियन हो गया। उसके बाद इसमें एक अलग टर्म ऐड की जाती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन। तो ओमेगा डॉट जे कैप है, ये आपका रोटेशन का ऑपरेटर है। जस्ट लाइक अगर आपके पास, मैं आपको डिफाइन कर दूं यहाँ पे कि आपके पास अगर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक दिस थिंग, तो अगर इसका एंगल, अगर इसकी रोटेशन इस एक्सिस के राउंड है, अगर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम इस आपके पास वेक्टर ये दिया हुआ है, तो इसकी प्रोजेक्शन ऑन दी रोटेशनल एक्सिस उसको हम आई एक्स और जे एक्स के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो इट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन टू दी रोटेशनल एक्सिस, तो जिसको जे कैप के साथ लिखा जाता है, जे कैप एक्स। ठीक है जी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसके हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी इन दी लैब फ्रेम इज गिवन बाय, तो लैब फ्रेम में एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, यहाँ पे ओमेगा डालना भूल गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम मान के चले हैं कि यहाँ पे आपकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है इट इज नॉट दैट मच हाई, सो दैट आपका न्यूक्लियस जो है परटर्ब्ड स्टेट में रहता है। मतलब जो आपकी रोटेशन है इट इज ट्रीटेड एज ए परटर्बेशन रादर देन एब्सोल्यूट थिंग। तो इसको हम परटर्बेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी हैमिल्टोनियन। तो निल्सन हैमिल्टोनियन एज सच है, जिसमें एनहार्मोनिक ऑसिलेटर यूज किया गया है, एंड उसमें हम एक परटर्बेशन टर्म ऐड कर रहे हैं। तो परटर्बेशन इट इज जस्ट लाइक 5 to 10% और 20%, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आप इससे ज्यादा परटर्बेशन ऐड कर देंगे, अगर फ्रिक्वेंसी आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो पेयर ब्रेकिंग की वजह से आपके पास अलाइनमेंट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे आपके पास बैक बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अलाइनमेंट जो आपकी डिफरेंट कर जाएगी, वो हम लेटर स्टेज में देखेंगे कि बैक बेंडिंग क्या होती है। So energy in the lab frame is given by E of omega is given by जो आपके पास expectation value of the Hamiltonian होगी with respect to the wave function, जो आपकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो घूम रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी वैल्यूज आएंगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगी। एंड जो एनर्जी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको, एक आपके पास निल्सन हैमिल्टोनियन है, एक आपके पास रोटेशन की कंट्रीब्यूशन है, दोनों आपके यहाँ पे डील किया जाएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल एनर्जी क्या रहेगी, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दी निल्सन पोटेंशियल डिफाउंड पोटेंशियल, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। पहली बात कि निल्सन पोटेंशियल में डिफाउंड पोटेंशियल है, लेकिन वहां पे रोटेशन कंसीडर नहीं की गई है। तो अगर आप निल्सन पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके पास ऑर्बिटल्स आ रही हैं, वो वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है रादर देन रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से वो वाली एनर्जीज मॉडिफाई होंगी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे हम एनर्जी, अगर आपके पास कोई रोटेशन स्पेक्ट्रा है, तो रोटेशन की एनर्जी, रोटेशन की वजह से अगर कोई स्फेरिकल बॉडी रोटेट करती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते हो, मोस्टली हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखते हो। ठीक है जी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको इंटरप्रेट किया जाता है एनर्जी को, अगर कोई रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी है। तो ये आपके पास यहाँ पे आई नहीं है, रादर देन इसको लिख सकते हैं हम टाउ के साथ। ठीक है जी। तो इसको हम टाउ के साथ भी लिखते हैं जस्ट लाइक दिस थिंग इनटू ओमेगा से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे टाउ आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। इसको आई एंगुलर मोमेंटम से डिफरेंशिएट करने के लिए टाउ से लिखा जाता है। सो हाफ टाउ इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपके लिए हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस के लिए भी आएगा आपके पास।
सो हेयर अगर आपके पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेटर जे कैप एक्स इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज साई नॉट क्या हो गया, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नेल्सन पोटेंशियल, तो इसलिए इसको वैल्यू यू 0 हो गई। एंड जब आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, प्रोजेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी गिवन बाय जे कैप एक्स की प्रोजेक्शन लेंगे जब आप, तो उसको हम कैपिटल जे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन दी रोटेशनल एक्सिस, इसको हमेशा याद रखिए। जे कैप एक्स क्या है, आपकी प्रोजेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑन टू दी रोटेशनल एक्सिस, इसको हम कैपिटल जे के साथ लिखेंगे। इसको एंगुलर मोमेंटम एज सच टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, उसकी प्रोजेक्शन है, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब आप इसको फाइंड आउट करने जाओगे जे को, इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज tau 1 into ओमेगा एंड सिमिलरली फॉर द अदर एक्सिस, एंड ये वाली टर्म्स चलती ही रहेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस इंक्लूड की गई है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 1/2, जैसे आपने ये वाला हैमिल्टोनियन लिखा था, हैमिल्टोनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, इट वाज ओमेगा डॉट जे, वहां से आप एनालॉजी लेके चल सकते हो। वहां पे 1/2 एसएच रहेगा, tau 1 into ओमेगा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर आ जाएगा। सो tau 1 ओमेगा वहीं से इन्वॉल्व हो जाता है। सो फ्रिक्वेंसी इज नॉट ऑब्जर्वेबल बिकॉज आप न्यूक्लियर रोटेशन में फ्रिक्वेंसी को एज सच मेजर नहीं कर सकते। सो वन नीड टू गेट इट फ्रॉम द एक्चुअल एनर्जीज एंड स्पिन। तो आपको फ्रिक्वेंसी को मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको इसको इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास एनर्जीज अवेलेबल होती है। बिकॉज जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो वहां से एनर्जी स्पेक्ट्रा आता है एंड उनकी स्पिन से निकल के आती है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डीसीओ, डायरेक्शन कोरिलेशन ऑफ ओरिएंटेड स्टेट्स, या फिर आईपीडीसीओ से आप स्पिन पैरिटी निकाल सकते हैं। तो वहां से आप इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वहां से आपको फ्रिक्वेंसी का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो आप फ्रिक्वेंसी को ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए इंग्लिश ने क्या किया था, इंग्लिश यूज दी रिलेशन। सो आपके पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज गिवन बाय दिस फैक्टर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जे इनटू जे प्लस 1 एंड एच क्रॉस। तो इंग्लिश ने ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज की थी rather than finding out what is the actual frequency of oscillation or what is the actual frequency of rotation। ठीक है बेटा, तो बिकॉज उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसने सेकंड वे चूज किया था, इनडायरेक्टली उसको कैलकुलेट करने की बात की थी। ठीक है जी, सो आपके पास कैपिटल जे कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक जस्ट लाइक क्वांटम नंबर है, बिकॉज है तो क्वांटम एंगुलर मोमेंटम ही है, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जे इनटू जे प्लस 1 इनटू एच क्रॉस के साथ इसको लिखा जा सकता है। सो यूजिंग द रिलेशन इसको हम कैसे कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू हम tau 1 इनटू ओमेगा लिखते हैं, जैसे हमने अभी किया है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया है इसको यहाँ पे फीड करिए, अल्टीमेटली आपके पास एक एक्सप्रेशन बचेगा, वहां से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इंडायरेक्टली वैल्यू निकालनी पड़ेगी रादर देन कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सो इक्वेशन 1 गिव्स, तो अगर ये अपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप फिल अप करके एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ई नॉट क्या है, दीज आर दी नेल्सन ऑर्बिटल एनर्जीज। ठीक है जी, नेल्सन ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग, नेल्सन पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज है विदाउट रोटेशन वो आपके ई नॉट के साथ लिखा हुआ है, या ई ऑफ 0 के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हाफ tau 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओनली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेके चले हुए, tau 1 लिखा हुआ है। ठीक है, टॉ इसके साथ सिमिलर टर्म्स भी आएंगी, लेकिन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 वो वाली टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 1/2 tau 1 के साथ यहाँ पे ये वाला जो मेगा फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है इसको आप यहाँ पे फीड आउट कर दीजिए, एंड आपके साथ एक जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें आपका जो न्यूमरेटर में tau 1 है वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर है इसलिए एक आपका tau 1 बच जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ई नॉट प्लस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू tau 1 इंटू जे प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाएगी जब आप न्यूक्लियस को क्रैंक करते हैं, सॉरी पोटेंशियल को क्रैंक करते हैं। नेल्सन पोटेंशियल को आपने रोटेट कर दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास एनर्जी आएगी वैल्यूज ऐसी आएगी, मतलब जो नेल्सन ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी को मॉडिफाई किया जाएगा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो जो रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जे इनटू जे प्लस 1 आपकी एनर्जी आपके पास अवेलेबल होगी। So as the found potential of the unperturbed system is filled up to the Fermi level, तो आपके पास नेल्सन ऑर्बिटल है, नेल्सन पोटेंशियल की बात करें तो डिफाउंड पोटेंशियल में आपके पास रोटेशन नहीं है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक फर्मी लेवल बनेगा, एंड जो न्यूक्लियन होंगे फर्मी लेवल तक फिल्ड अप होंगे। द परटर्बेशन टर्म ओमेगा इनटू जे कैप एक्स
कैन एक्साइट वन पार्टिकल होल एक्साइटेशन। तो आपके पास जो रोटेशन है, जो आपके पास परटर्बेशन जो आपने ऐड की है, इट कैन एट द मोस्ट एक्साइट पार्टिकल होल एक्साइटेशन। मतलब अगर आपकी जो लेवल फिल अप हुए हैं जस्ट लाइक दिस थिंग, तो आपके पास जो पार्टिकल एंड होल है, जो यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, वो क्या कर सकता है, इट कैन गो इनटू हायर एक्साइटेड स्टेट, एंड उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे होल बन जाएगा, एंड जो आपका पार्टिकल है वो हायर स्टेट में चला जाएगा। तो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी। तो दिस क्या बाय इसको एक्साइट करने के लिए आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए, जो आपके पास रिएक्शन से आती है। तो इस रिएक्शन की वजह से जो आपके पास इंसिडेंट एनर्जी होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल होल एक्साइटेशन कैरी आउट हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड पार्टिकल होल एक्साइटेशन। मतलब जो न्यूक्लियन है, ये आपके एक ऑर्बिटल से निकल के दूसरी ऑर्बिटल में चला जाएगा जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, वैसे ही आपके पास न्यूक्लियन पार्टिकल होल एक्साइटेशन पॉसिबल होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द परटर्बेशन। The perturbed wave function becomes in the lowest order perturbation theory। तो आपका perturbed जो वेव फंक्शन होगा उसको भी आप लिख सकते हैं, दिस इज द नेल्सन वेव फंक्शन, प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पार्टिकल होल एक्साइटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोएस्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। तो आपके ये वाला फैक्टर आप डिड्यूस कर सकते हैं, इसको ऐसा आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिटेल में नहीं जाना, वेव फंक्शन कैलकुलेट नहीं करने हैं। सो दीज आर न्यूमेरिकल वेव फंक्शंस, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एंड जो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज मैनिफेस्टेशन ऑफ रोटेशन इन दी नेल्सन पोटेंशियल। आप जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंग्लिश, इट विल टर्न आउट टू बी दिस फैक्टर। तो आप वेव फंक्शन भी यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके पास जो पैरामीटर है, जो इनर्शियल पैरामीटर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन, बिकॉज जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी रोटेट करेगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही आएगा। तो एक आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता चल जाता है कि न्यूक्लियन अलाइनमेंट कितनी है, मतलब न्यूक्लियन कौन सी ऑर्बिटल में निकले, कौन सी ऑर्बिटल से निकल के कौन सी ऑर्बिटल में गया है, उसने कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया है। ठीक है जी, तो जितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो पार्टिकल एक्साइटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्पेक्ट्रा आता है। तो पार्टिकल स्पेक्ट्रा से, एनर्जी स्पेक्ट्रम से आपको पता चल जाता है कि पार्टिकल कौन सी ऑर्बिटल से निकल के कौन सी ऑर्बिटल में गया है, उसने कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया है, या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है। So this English cranking formula leads to moment of inertia and movements quite close to the rigid body moment of inertia। तो इसमें एज सच रोटेशन में एज सच डिफॉर्मेशन या कोई और टर्मिनोलॉजी नहीं ऐड की गई है, बिकॉज इसमें आपके पास ना तो आपने पेयरिंग कोरिलेशन टेक केयर किया है, ना ही आपने रेजिडुअल इंटरेक्शन कंसिडर किया है, ना ही पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन कंसिडर किया है। दिस इज जस्ट लाइक रोटेशन ऑफ ए सिंपल बॉडी। तो सिंपल बॉडी की रोटेशन की वजह से ये जो वैल्यूज होंगी, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इट विल बी क्लोज टू द रिजिड बॉडी वैल्यू, मतलब रिजिड बॉडी ही रोटेट कर रही है। उन्होंने ऐसा कोई इसमें डिफ्यूजनेस या कोई आपके पास सरफेस बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं लगाया है, rather than simple rigid body है, just like पत्थर की बात की गई है। So experimental movement of inertia are somewhat smaller than the rigid body values। लेकिन जो experimental values आती हैं, those are found to be smaller than the predicted by the English। इसी वजह से it is because the residual interaction and pairing correlations are not considered in the above discussion। मतलब पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन उसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। पेयर कोरिलेशंस, पार्टिकल आपस में बाउंड भी होते हैं, बिकॉज हमेशा न्यूक्लियन क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू पेयर अप। तो इसी वजह से वो आप अपने जो एंगुलर मोमेंटम उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, इसीलिए आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। सो फॉर रियलिस्टिक न्यूक्लियाई डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई, जो जब आपके पास रियलिस्टिक केस होता है, तो जैसे हैवी न्यूक्लियस है उस केस में अगर आपने ये वाला फंडा लगाना है, ये वाला क्रैकिंग शैलो मॉडल इंक्लूड करना है, तो आप क्या करते हैं, नेल्सन डिफॉर्म्ड पोटेंशियल मॉडिफाइड विद द टर्म इज यूज्ड। तो इसको आप नेल्सन पोटेंशियल के ऊपर आप इसको परटर्बेशन की तरह यूज करते हैं। दिस सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, जे सिंगल पार्टिकल के लिए अगर आपने बल्क के लिए लिखना है तो कैपिटल एच के साथ लिखा जाता है, अगर आपने सिंगल बैलेंस न्यूक्लियन के लिए लिखना है तो एच प्राइम ओमेगा, इट विल बी एच ऑफ नेल्सन माइनस ओमेगा इनटू जे कैप एक्स के साथ इसको लिखा जाता है। तो सेलेंट फीचर क्या क्या है नेल्सन क्रैकिंग मॉडल के, ठीक है, क्रैकिंग शेल मॉडल के जो सेलेंट फीचर है उन्होंने बताया हुए, कॉरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अफेक्ट द इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रोटेटिंग न्यूक्लियस। बिकॉज न्यूक्लियस जो रोटेट करता है तो वैलेंस न्यूक्लियन भी रोटेट करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, उस पे कॉरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी एक्ट करेंगी।
So depending on whether a nucleon is moving clockwise or anti-clockwise, Coriolis interaction gives rise to forces that have opposite sign. तो ये जब आपका न्यूक्लियन जो पेयर अप स्टेट में होता है, जब मैंने बोला था कि पेयरिंग कोरिलेशन हमने टेक केयर नहीं किया है, तो पेयरिंग कोरिलेशन में क्या आता है, एक पार्टिकल आपका टाइम रिवर्सल ऑर्बिट में घूमेंगे, तो आपके पास एक पार्टिकल क्लॉकवाइज होता है, एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो द ब्रेकिंग ऑफ द टाइम रिवर्सल इनवेरियंस, तो जब वहां पे आपके जो टाइम रिवर्सल इनवेरियंस है आपकी टूट भी जाती है, तो ब्रेकिंग ऑफ द टाइम रिवर्सल इनवेरियंस, द न्यूक्लियर रोटेशन सिग्निफाइज ए प्रेफरेंशियल डायरेक्शन इन द न्यूक्लियस एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, यूजुअल निल्सन स्कीम इज रिकवर्ड। मतलब जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस रोटेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, आपके पेयरिंग कोरिलेशन कम होते जाएंगे, आपके न्यूक्लियन अनबाउंडेड मोशन में ज्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे, पेयरिंग कम होती जाएगी। So cranking Hamiltonian of the given equation is still invariant under rotation of pi about the x-axis। जो आपने सिमेट्री एक्सिस चूज किया उसके अगर आप रोटेट कर देंगे बाई 180 डिग्री, तब भी आपका जो हैमिल्टोनियन है इट इज इनवेरिएंट। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, द टू लेवल्स कॉरस्पॉन्ड टू द आइगन स्टेट्स ऑफ द सिग्नेचर ऑपरेटर। तो सिग्नेचर क्वांटम नंबर यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है जी, सिग्नेचर सिमेट्री होल्ड करती है, तो दोनों अगर दो सिग्नेचर्स होंगे दोनों के एनर्जी लेवल डीजनरेट ही रहेंगे। So some levels show a very strong dependence on the rotational frequency, that is orbits corresponding to large j value and small omega value. They show mixing of omega values and alignment along the x-axis। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए, अदरवाइज काफी लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसको आप ऐसा यूज कर सकते हैं। So for even nuclei at not too far large angular velocities, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मैं उसको मान के चलता हूं कि एटलीस्ट आपकी जो वेलोसिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इट इज नॉट वेरी वेरी लार्ज सो एज टू टीयर अपार्ट द न्यूक्लियन पेयर्स। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियन को पेयर अपार्ट नहीं करना चाहता, टीयर अपार्ट नहीं करना चाहता, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज नॉट दैट मच, तो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे थे। सो फॉर इवन न्यूक्लियस at not too large angular frequencies or angular velocities, pairing correlation have to be included। जब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी रोटेशन की तो वहां पे आपको पेयरिंग कोरिलेशन इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो दीज काउंटर एक्ट द अलाइनमेंट एंड ट्राई टू कीप द न्यूक्लियस पेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0+ पेयर्स। तो आपके पास क्या है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रहेगी तो न्यूक्लियन हमेशा पेयर्ड स्टेट में ही आएंगे, उसमें ब्रेकिंग नहीं होगी। सो फॉर ऑड मास न्यूक्लियाई हाई फ्रीक्वेंसी कैन ऑब्टेन हायर लाइंग ऑर्बिटल्स ड्यू टू द वेरी लो एनर्जीज down to the very low energies and even modify the ground state structure of the intrinsic ground band। मतलब जैसे जैसे आपकी हाई स्पिन पॉपुलेट जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पेयरिंग कोरिलेशन कम होंगे, तो पेयरिंग कोरिलेशन कम होने के बाद क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जब आपके पास जहां पे आपके जो पेयर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब जो पेयरिंग होगी पेयरिंग 0+ में एग्जिस्ट कर रही थी तो आपके इंडिविजुअल न्यूक्लियन एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, तो आपके पास बैलेंस न्यूक्लियन बढ़ जाएंगे, जैसे वैसे बैलेंस न्यूक्लियन बढ़ेंगे आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम ऐड होने शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से आपके पास क्या आएगी, इमीडिएटली अलाइनमेंट एक सडन इंक्रीज आ जाएगा जिसको हम बैक बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, बैक बेंडिंग और कुछ नहीं है, सडन इंक्रीज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दी हाई फ्रीक्वेंसी और पेयर ब्रेकिंग। ठीक है जी। सो द सेम कैन आल्सो हैपन इन इवन न्यूक्लियाई वेयर ड्यू टू लार्ज रोटेशनल एनर्जी एट दीज हाई फ्रीक्वेंसीज टू क्वाजी पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन सच ए पेयर ऑफ हाईली लाइंड पार्टिकल बिकम द रास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पेयर ब्रेक कर जाएंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली हाई लाइंड जो ऑर्बिटल होंगी, जो हाई एंगुलर मोमेंटम वाली ऑर्बिटल होंगी वो नीचे आ जाएंगी रादर देन दी रास्ट कॉन्फ़िगरेशन। रास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो ग्राउंड स्टेट बैंड जिसको हम बोलते हैं, तो ग्राउंड स्टेट बैंड की बजाय दूसरा बैंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रास्ट कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे, ये रास्ट बैंड किसको बोला जाता है। तो ये बैंड क्रॉसिंग देन रिजल्ट्स इन ए नंबर ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन द कलेक्टिव रेगुलर बैंड स्ट्रक्चर। तो आपकी बैंड स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर जाएगी, आपका जो ग्राउंड स्टेट है जिसको आप इवन न्यूक्लियस में 0+ वाला बैंड है उसके बिल्कुल दूसरा एक बैंड पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा, रादर देन ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन आपका ग्राउंड बैंड आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, एक बिल्कुल डिफरेंट बैंड जो है वो ज्यादा पॉपुलेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले जाएगा और दूसरा बैंड पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैक बेंडिंग। सो आपका जो मेन ट्रेंड चल रहा था बिल्कुल साइड से रास्ता निकल गया, दूसरा रास्ता स्टार्ट हो गया इसमें। तो एंड सुपर कंडक्टिंग ग्राउंड स्टेट पेयर कोरिलेशन ब्रेकअप एट हाई फ्रीक्वेंसी, उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इट विच मे बी कंपेयर टू द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ब्रेकअप ऑफ द सुपर कंडक्टिंग फेज ऑफ ए मटेरियल एट लो टेम्परेचर। जैसे कूपर पेयर होता है, कूपर पेयर भी अब आपका ब्रेकअप हो जाता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के, उसी को भी आप यहाँ पे इसको नॉलेज को लेके चल सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे या
तो आपका ऊपर पेयर ब्रेकअप हो जाता है, आपकी सुपर कंडक्टिंग फेज टूट जाता है, उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी जो हायर लाइंग ऑर्बिटल्स है वो नीचे आ जाते हैं, तो इसको आप लेवल क्रॉसिंग ये वाली जो दे रखी है यहाँ पे, लेवल क्रॉसिंग आपकी चेक कर सकते हैं आप हाई फ्रिक्वेंसी पे। जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी जो लेवल क्रॉसिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। सो इसमें ये वाला पार्ट जो है के हाइडे से दिया हुआ है। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे क्या होता है क्रैकिंग हैमिल्टोनियन के बाद क्या क्या आता है, उसके बाद काफी सारा पोर्शन हमारा पेंडिंग है अभी इस फोर्थ यूनिट में। सो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो